नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कल ग्रुप में मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाले थे ज्योमेट्री से संबंधित, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। और मैंने कहा था कि आप उन्हें लिख लीजिएगा और कल हम एक वीडियो के माध्यम से उन सभी चीज़ों को समझ लेंगे। तो उसी क्रम में आज ये वीडियो आप सभी के सामने। तो आज का पहला हम टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा एडजेंट एंगल, अर्थात आसन्न या संलग्न कोण। क्या होता है, परिभाषा क्या है? ऐसे दो एंगल्स या कह लीजिए आप कोण जिनमें एक कॉमन रे, कॉमन माने उभयनिष्ठ, हिंदी में से कहते हैं उभयनिष्ठ, और रे यानी किरण। तो आप यहाँ पर कॉमन रे या उभयनिष्ठ किरण लिख सकते हैं, और एक कॉमन वर्टेक्स हो, एडजेंट एंगल कहलाते हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ किरण यानी कि कोई एक ऐसी किरण हो जो दोनों कोणों के लिए काम करे, और कोई एक ऐसा हमारा शीर्ष हो, कोई ऐसा वर्टेक्स हो जो दोनों कोणों के लिए काम करे। तो ऐसे दो कोण हमारे एडजेंट एंगल कहलाएंगे, हमारे आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाएंगे। इसका अर्थ होता है कि ऐसे दो कोण जो आपस में सटे हुए हो, मिले हुए हो, एक साथ चिपके हुए हो, लगे हुए हो। जैसे अगर आप इस चित्र को देखें यहाँ पे, तो ये कोण हो गया हमारा ए ओ बी, और एक हमारा कोण हो गया बी ओ सी। अब इस ए ओ बी और बी ओ सी में अगर आप इस ओ बी किरण को ध्यान से देखें, ये हमारी ओ बी रे है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये ओ बी रे यानी कि ओ बी किरण इस कोण के लिए भी काम कर रही है। बिना इस किरण की सहायता से इस कोण को आप बना नहीं सकते, इस एंगल को आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप इस वाले एंगल की बात करें बी ओ सी की, तो इस बी ओ सी कोण के लिए भी ये ओ बी किरण हमारी काम कर रही है। तो यहां हमने लिखा, यहां कोण ए ओ बी, या आप कह लीजिए एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेंट एंगल है, हमारे आसन्न कोण है। कारण क्या है इसका? किरण ओ बी कॉमन रे है, ये हमारी ओ बी किरण हो गई, ये इस वाले कोण के लिए भी काम कर रही है, और इस वाले कोण के लिए भी ये किरण हमारी काम कर रही है। तो हम कहेंगे ये हमारी कॉमन रे है, या ये हमारी उभयनिष्ठ किरण है। इसी तरीके से जो हमारा पॉइंट ओ है, ये ओ बिंदु, इस ओ बिंदु पर ही ये वाला कोण बना है ए ओ बी, और इस ओ बिंदु पर ही ये वाला कोण बना है बी ओ सी। तो ये ओ बिंदु हमारा, ये हमारा क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया, हमारा उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक कॉमन रे हो यानी कि कोई उभयनिष्ठ किरण हो, और हमारा एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक हमारा उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी कि एक किरण और एक शीर्ष हमारा ऐसा होना चाहिए जो दोनों कोणों के लिए काम करे। तो उन दोनों कोणों को हम क्या बोल देंगे? आसन्न कोण या संलग्न कोण कह देंगे। बात आ गई समझ में? इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे अगर हम दो कोणों को लेते हैं, जैसे एक हमारा ये कोण हो गया, इसमें मानने की बात है ये हो गया हमारा ए ओ, और ये हो गया हमारा बी, कोण ए ओ बी हो गया। और आप कोई दूसरा कोण यदि ले लेते हैं, मानने की बात है आपने कोई कोण ये ले लिया, ये आपने एक एंगल यहाँ पर ले लिया इस तरीके से, इसे आपने पी क्यू आर नाम दे दिया। तो इन दो कोणों को हम आसन्न कोण, संलग्न कोण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी किरण नहीं है जो दोनों कोणों के लिए काम कर रही हो। जैसे अगर ओ बी किरण की बात करें तो ये केवल इसी वाले कोण के लिए काम कर रही है, और क्यू आर किरण की बात करें तो ये केवल इसी वाले कोण के लिए बात कर रही है। लेकिन मैं एक दूसरा यदि डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, और इनके बीच में हम ये एक किरण ले लेते हैं, तो एक कोण हमारा यहाँ पर ये बन गया, एक कोण हमारा यहाँ पर ये बन गया। तो अगर आप इस बीच वाली किरण को देखो, इस बीच वाली यदि आप रे को देखो, तो ये वाली रे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये आप समझ जाइएगा। ये वाली रे इस वाले एंगल को बनाने में हेल्प कर रही है, और ये वाली रे इस वाले एंगल को बनाने में भी हेल्प कर रही है। तो मैं कहूँगा ये हमारी कॉमन रे है,
और ये वे पॉइंट है हमारा जिसे हम कॉमन वर्टेक्स बोल रहे हैं, जिस पर ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला एंगल भी बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो एंगल साथ में लगे हुए दिखाई दे, चिपके हुए दिखाई दे, उनमें कोई किरण, कोई रे दोनों कोणों के, दोनों एंगल्स के लिए काम कर रही हो और कोई वर्टेक्स उनका दोनों हमारे एंगल्स के लिए काम कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों एंगल्स को हम एडजेंक्ट एंगल कह देंगे। हिंदी में इसे आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है लीनियर पेयर, इसे कहते हैं रेखिक युग्म। क्या होता है? ऐसे एडजेंक्ट एंगल जिनका योगफल 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है और इसकी पहचान करना भी बहुत ही आसान है। आपको बस ये देखना है कि कोई सीधी रेखा हो और उस सीधी रेखा पर दो कोण एक साथ बन रहे हो। जैसे यहाँ पर अगर ये एक सीधी रेखा में बना दूँ, तो जैसे मैंने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो इस सीधी रेखा पर हमारे दो एंगल बन रहे हैं। एक हमारा हो गया कोण ये वाला और एक कोण हो गया हमारा ये वाला। ये पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। यदि आपको कोई सीधी रेखा दिखाई दे रही हो, कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही हो, तो उस स्ट्रेट लाइन के एक और हमेशा जो एंगल बनेंगे उनका जो सम होगा, उनका जो योगफल होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा हमारा। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों एंगल है हमारे, ये हमारे एडजेंक्ट एंगल भी तो हैं। जरा इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए जरा। अगर आप इस ओ बी लाइन किरण की बात करें आप, तो ये ओ बी रे इस वाले एंगल के लिए भी काम कर रही है और ये ओ बी रे इस वाले एंगल के लिए भी काम कर रही है। तो ये हमारी कॉमन रे हो गई। और ये जो ओ पॉइंट है ये हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इसी ओ पॉइंट पर बने हैं, तो ये हमारे एडजेंक्ट एंगल हैं। पर एडजेंक्ट एंगल में ये खास एंगल है हमारे, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री के इक्वल है हमारा। इस कंडीशन में तो ऐसा नहीं है, देखो। तो यहाँ पर तो हम केवल इसे कहेंगे एडजेंक्ट एंगल। लेकिन ऐसे एडजेंक्ट एंगल जिनका टोटल, जिनका सम, जिनका योगफल 180 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा एक लीनियर पेयर है, हमारा एक रेखिक युग्म है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कैसे? एंगल ए ओ बी प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि ये अगर आपको बता दिया जाए कि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर 120 डिग्री का। तो लीनियर पेयर में यदि आपको एक एंगल का पता है तो दूसरा एंगल आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपको बस 180 में से माइनस करना होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारा एडजेंक्ट एंगल हो गया। इसमें क्या करना है? ऐसे दो एंगल जिनमें एक कॉमन रे और एक कॉमन वर्टेक्स हो, एडजेंक्ट एंगल कहलाता है। ओ बी हमारी कॉमन रे हो गई, इस एंगल के लिए भी काम कर रही है, इस वाले के लिए भी। ओ हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। इसी पॉइंट पर ये दोनों एंगल हमारे बने हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों जो एंगल है हमारे एडजेंक्ट एंगल हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। लीनियर पेयर में क्या होगा? हमारे एडजेंक्ट एंगल होंगे पर उनका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो उसे हम बोल देंगे लीनियर पेयर, या उसे हम कह देंगे रेखिक युग्म। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ओ बी हमारी कॉमन रे हो गई, ओ हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो ये हमारे क्या है? दोनों एडजेंक्ट एंगल हैं, पर इनका जो टोटल है वो क्या है? 180 के इक्वल है। तो मैं कहूँगा ये दोनों जो एडजेंक्ट एंगल है हमारे, आसन्न कोण जो हैं, ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम कुछ और हमें पढ़ना है। आइए अब हमें पढ़ना है एक कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण कहते हैं हिंदी में। ध्यान से समझिएगा क्या है। जब दो पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखा मैंने आपको बता रखा है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, या जो आगे बढ़ाए जाने पर किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, L और M दोनों हमारी
समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी अगर इन्हें हम आगे बढ़ाए दोनों दिशाओं में। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है समझते हैं। संगत कोण क्या है? जब दो पैरेलल लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। मैंने ये आपको लिखवा रखा है पहले ही, इन्हें हम बोलते हैं तिर्यक रेखा हिंदी में। तो जब दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइन्स को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंत्य क्षेत्र में एक ही डायरेक्शन में बने एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। मैं आराम से आपको समझाता हूँ। जब दो समांतर रेखाओं को, ये दो हमारी समांतर रेखाएं हो गई L और M, यहाँ पर L समांतर है M के, L पैरेलल है M के। तो दो पैरेलल लाइन्स को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन हमारी N हो गई। N लाइन क्या कर रही है? इस L लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पर, और इस M लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है इस वाले पॉइंट पर। तो क्या कहा है कि जब दो पैरेलल लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल लाइन, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंत्य क्षेत्र में, अब ये अंत्य क्षेत्र क्या होता है ये आपको समझना है। जैसे L और M ये हमारी दो पैरेलल लाइन्स हो गई, तो इन पैरेलल लाइन्स के बीच का जो हमारा क्षेत्र हो गया वो कहलाएगा हमारा अंत्य क्षेत्र, और इन पैरेलल लाइन्स के बाहर का जो क्षेत्र हो गया हमारा, वो हमारा कहलाएगा बाह्य क्षेत्र। तो जैसे ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये हमारा पूरा अंत्य क्षेत्र है, क्योंकि इस लाइन को तो हम आगे तक बढ़ा सकते हैं ना। और ये वाला जो इन लाइन के जो बाहर का हो गया, ये वाला और ये वाला, ये हो गया हमारा बाह्य क्षेत्र। तो काहे तो अंत्य क्षेत्र में एक ही डायरेक्शन में बने एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्शन कराना पड़ेगा। तो अंत्य क्षेत्र तथा, इसमें कुछ छूट गया है शायद, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अंत्य क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र, ये लिख लीजिएगा। तो अंत्य क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र में एक ही डायरेक्शन में बने एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। दोबारा फिर पढ़ते हैं। दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अंत्य क्षेत्र, ये हमारा अंत्य क्षेत्र हो गया ये वाला, और बाह्य क्षेत्र, ये हमारा बाह्य क्षेत्र हो गया, में एक ही डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे ये लाइन है तो एक तो डायरेक्शन हो गई ये वाली, इस लाइन के इस साइड वाली, एक डायरेक्शन हो गई इस लाइन के इस साइड वाली। तो हम बात कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन की। एक ही डायरेक्शन में हमारे चार एंगल हैं। जैसे यहाँ पर यदि इस चित्र को हम देखें तो 1, 4, 5 और 8, मैंने इन्हें नाम दिए हैं। ये इनकी माप नहीं है, इन कोणों के नाम हैं। तो 1, 4, 5 और 8, ये चार एंगल हमारे इस डायरेक्शन में है, और इसमें 2, 3, 6 और 7 ये वाले एंगल हमारे इस डायरेक्शन में है। तो अंत्य क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र में एक ही डायरेक्शन में बने एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इस कोण 1 की बात करूं तो कोण 1 हमारा बाह्य क्षेत्र में है। अब दूसरा कोण हमें लेना है अंत्य क्षेत्र में, तो अंत्य क्षेत्र में फिर हम कोण लेंगे हमारा 5, यानी कि 1 छोड़ना है बीच में 1, ये 4 हमने छोड़ दिया, फिर 5, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे वाले को छोड़ देना है। तो 1 के साथ में 5, ये हमारा हो गया बाह्य क्षेत्र में, ये हो गया हमारा अंत्य क्षेत्र में। तो 1 और 5 हमारे संगत कोण कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं 4 की बात करूं तो 4, 5 और 8, 5 को बीच में छोड़ देना है, मैंने अभी आपको बताया। तो 4 अंत्य क्षेत्र, 8 बाह्य क्षेत्र, एक ही डायरेक्शन में, 1 बाह्य क्षेत्र का, 5 अंत्य क्षेत्र का हो गया। तो ये 1 और 5 हमारे संगत कोण कहलाएंगे। 4 अंत्य क्षेत्र का और 8 बाह्य क्षेत्र का, तो ये हमारे संगत कोण कहलाएंगे। इसी तरीके से 2 बाह्य क्षेत्र और 6 अंत्य क्षेत्र, तो ये हमारे इस डायरेक्शन में संगत कोण। 3 अंत्य क्षेत्र में और 7 बाह्य क्षेत्र में, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। संगत कोण बराबर होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोण 1 बराबर कोण 5,
कोण 1 के संगत कौन सा रहेगा 5, तो 1 5 के बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो 5 भी 60 डिग्री का ही होगा। कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 4 अंत्यछेद्र, कोण 8 बाह्य क्षेत्र, दोनों संगत कोण एक ही दिशा में, दोनों बराबर होंगे। 2 बराबर होगा 6 के, तो कोण 2 बराबर कोण 6। तो कोण 2 की जो भी माप आएगी, मैंने अभी आपको बताया है कि 2 और 6 ये केवल हमने इसके नाम लिखे हैं, इसकी माप नहीं है। तो अगर 2 120 डिग्री का है तो कोण 6 की जो माप होगी वो भी 120 डिग्री होगी। इसी तरीके से कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। ये हमारा अंत्यक्षेत्र में और ये हमारा बाह्य क्षेत्र में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और परिभाषा को पढ़ते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंत्यक्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र में एक ही दिशा में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। 1 5 4 8 2 6 3 और 7। यदि आपकी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे करिएगा और उस टाइम पर देखिएगा जब से हमने ये संगत कोण स्टार्ट किया था। आराम से देखिए, 2-3 बार आपकी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जरा अल्टरनेट एंगल की। एकांतर कोण आखिर क्या होते हैं? तो क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। चित्र हमारा यही रहेगा, इसके लिए भी तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से आप समझ जाइएगा। क्या कहा है, जब दो पैरेलल लाइंस को एल एम हमारी पैरेलल लाइंस हो गई और एन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, कोई रेखा काटती है तो अंत्य क्षेत्र में, इस बार बात करिए केवल और केवल अंत्य क्षेत्र की, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये 3 4 6 और 5 ये 4 कोण हमारे अंत्य क्षेत्र में हैं। ये रेखाओं के अंदर बने हुए हैं, समांतर रेखाओं के। समांतर रेखाओं के अंदर वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं अंत्य क्षेत्र। इन समांतर रेखाओं के बाहर वाला, जैसे ये वाला पूरा, ये नीचे एम रेखा के पूरे नीचे ये बाह्य क्षेत्र, एल रेखा के ऊपर पूरा ये बाह्य क्षेत्र। तो अंत्य क्षेत्र में 4 कोण बने हुए हैं और कहा है अपोजिट डायरेक्शन के जो कोण होंगे वे हमारे एकांतर कोण है। जिससे 3 जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, ये रेखा इस रेखा के इस डायरेक्शन में है 3। तो इस बार हमें कोण लेना है ये वाला इस डायरेक्शन का, तो 3 का एकांतर कोण होगा 5। यानी कि आपको x बनाना है इस तरीके से। अगर हम x बनाए तो आप इस तरीके से x बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो 3 5 ये हमारे एकांतर कोण हो गए, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों हमारे अंत्य क्षेत्र में ही है। 4 6 ये हमारे एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण बराबर होंगे। बराबर कब होंगे? जब रेखाएं समांतर होगी और कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ही एकांतर कोण बराबर होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और इसका उल्टा भी सच है कि अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर भी होंगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर आप यहां पर ऐसी 2 रेखाएं ले ले जो समांतर नहीं है और किसी रेखा से आप इन्हें काटे, तो उस केस में 4 कोण तो हमारे यहां भी बन रहे हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, तब ये हमारे बराबर नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बराबर केवल तभी होंगे रेखा जब समांतर होगी। समांतर रेखा की कंडीशन में ही एकांतर कोण बराबर होंगे, बाकी एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे। और इसका उल्टा भी सच है कि अगर ये कोण बराबर हमारे हो गए तो इसका मतलब यह है कि ये रेखाएं हमारी समांतर हैं, क्योंकि बिना समांतर हुए इन रेखाओं के ये कोण बराबर हो ही नहीं सकते। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंत्य क्षेत्र में विपरीत दिशा में बने कोणों को एकांतर कोण कहते हैं और ये बराबर होते हैं। तो 3 बराबर होगा 5 के। यानी कि अगर कोण 3 को मापने पर ये मान लिया हमने ये 60 डिग्री आ रहा है तो कोण 5 भी फिर 60 ही डिग्री का होगा। कोण 4 को मापने पर अगर ये 120 डिग्री का है तो कोण 6 भी फिर हमारा 120 डिग्री का ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे हमारा लास्ट वाला है कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अंतः क्रमागत कोण। ये बहुत ही आसान है। जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, एल और एम हमारी 2 समांतर रेखा हो गई। समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंत्य क्षेत्र में
एक ही दिशा में बने कोण क्रमागत कोण कहलाते हैं। जैसे अंत्य क्षेत्र में 4 कोण बने हुए हैं यहाँ पर हमारा 3, 4, 6 और 5। इस बार इन्होंने बात करी है एक ही दिशा में, तो जैसे 4 और 5 ये हमारे एक ही दिशा में है, तो ये हमारे अंत्य क्रमागत कोण हुए। इसी तरीके से 3 और 6 ये भी हमारे एक ही दिशा में है, तो ये भी हमारे अंत्य क्रमागत कोण हुए। और इनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे आपका लीनियर पेयर होता है ना, लीनियर पेयर रेखिक युग्म में कोणों का योगफल आपका 180 डिग्री होता है, ये पढ़ा था हमने भी। इसी तरीके से जो आपके अंत्य क्रमागत कोण होते हैं उनका जो टोटल होता है सम, वो भी आपका 180 डिग्री के बराबर ही होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? एक अंत्य क्षेत्र में बनेगा, एक बाह्य क्षेत्र में बनेगा और एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। कब बनेंगे? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी। तो अंत्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, एक ही डायरेक्शन। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण क्या होंगे? अंत्य क्षेत्र में बनेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, 3, 5, 4, 6। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होंगे? ये हमारे एक ही डायरेक्शन में बनेंगे अंत्य क्षेत्र में, 4, 5, 3 और 6। और इनका जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे अगर आप डायग्राम में देखें तो 4 और 5 इनका योगफल हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। 3 और 6 इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ केवल मैंने बताया है कि कोण 4 व कोण 5 अंत्य क्रमागत कोण है। अगर हमें ये पता लग गया तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। और कोण 3 और कोण 6 भी हमारे अंत्य क्रमागत कोण है। कोण 3 और कोण 6 अंत्य क्षेत्र में एक ही डायरेक्शन में बने हुए। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आराम से समझने की कोशिश करिए, 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि ज्योमेट्री में यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। और क्लास 9th में अगर आपने ये डेफिनेशंस, आपके कंसेप्ट आपने क्लियर नहीं करे तो यकीन मानिएगा कि आपके कई सारे चैप्टर ऐसे हैं ज्योमेट्री के जो आपके सर के ऊपर से निकल जाने वाले हैं, फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर रखें, नए अच्छे तरीके से समझें। अब थोड़ा सा हमें कुछ और देखना है, उसे भी समझ लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हमें समझना है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल आखिर क्या होते हैं। बहुत ही आसान है तीनों डेफिनेशन हमारी। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, जैसे ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई, तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख, शीर्ष अभिमुख, अभिमुख माने होता है आमने सामने, जिनके शीर्ष एक दूसरे के आमने सामने हो। जैसे अगर आप ये वाला कोण देखें हमारा, तो ये वाला इसका शीर्ष हो गया और इसके सामने कौन सा हो गया? ये वाला, ये वाला, ये। तो इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण और ये बराबर होते हैं। जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो 4 कोण बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये वाली रेखा, इसे आप कुछ नाम दे सकते हो। इसे मैंने L रेखा नाम दे दिया, इसे मैं M रेखा नाम देता हूँ। इन्होंने एक दूसरे को काटा, 4 कोण बने, मैंने इन्हें नाम दे दिया 1, 2, 3, 4। तो 1 के सामने है कोण 3, तो ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और 2 के सामने है कोण 4, ये भी हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और ये कोण हमारे बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका मतलब क्या है? अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का। आप ये सोच रहे होंगे सर बार बार 60 ही बोल रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए आप। अगर ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। अगर ये 40 का होगा तो ये भी 40 का ही होगा। अगर ये 20 का होगा तो ये भी 20 का ही होगा। दोस्ती है इनकी, बस ये बात ध्यान रखिए आप। अगर ये 80 का तो ये भी 80 का, अगर ये 100 का तो ये भी 100 का। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद पूरक या कोटिपूरक कोण, ये वाली परिभाषा वैसे मुझे पहले ही लेनी थी पर ये छूट गई थी, कोई बात नहीं, समझ लीजिए इसे भी। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे के पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे
20 डिग्री और 70 डिग्री, दोनों अगर आप जोड़ देंगे तो 20 और 70 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं या दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। इसी तरीके से 50 डिग्री और 40 डिग्री, 50 और 40 90 हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा पूरा जोड़कर। तो 50 और 40 एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, कोटि पूरक हो जाएंगे। इसी तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 और 30 90 हो जाएगा, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। मैंने केवल यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, आप अपनी मर्जी से और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। 1 डिग्री 89 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा, 45 वो भी 90 हो जाएगा। इस तरीके से समपूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। पूरक कोटि पूरक में 90 डिग्री होना था टोटल, संपूरक कोण में सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होना है। तो जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री 120 डिग्री, दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो 180 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, रुकिए जरा, कोटि पूरक नहीं, यहाँ पर संपूरक लिखना है हमें, संपूरक। कोटि पूरक तो ऊपर हो गया ना यहाँ पर। तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री और 120 डिग्री जोड़ेंगे यदि आप इसे तो 180 डिग्री हो जाएगा ये, तो हम कहेंगे एक दूसरे के संपूरक कोण है ये। इसी तरीके से 30 डिग्री और 150 डिग्री ये भी एक दूसरे के संपूरक कोण है, और क्योंकि जोड़ करके 180 डिग्री आ रहा है। इसी तरीके से 100 डिग्री 80 डिग्री, इसी तरीके से 110 डिग्री 70 डिग्री, मतलब आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, बस जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, बराबर होते हैं। पूरक कोटि पूरक कोण, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये हमारी मेरे ख्याल से शायद हमने 8 कॉन्सेप्ट आज ज्योमेट्री के समझे। ये हमारे रेखा और कोणों से संबंधित थे। लाइन और एंगल चैप्टर आप क्लास 9th में भी पढ़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि शायद अब इसमें कुछ बचा है। मैंने एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो फिर भी, तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, 3-4 बार देखिएगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो नोट्स में आपने लिखा होगा उसे अपने सामने रखिएगा ये वीडियो देखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी कोई डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत काम पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।